जब आप 12वीं के बाद कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जिंदगी का फाउंडेशन तैयार कर रहा होता है। सिविल सर्विसेज आप देखिए, ये आप में से उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको लगता है कि क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो एक चीज़ तो ठीक है कि पसंद अपनी बहुत प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए कि आपको क्या पसंद है। अगर आप में वाकई चाहते हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ हो तो उसके लिए सिविल सर्विसेज रास्ता तो खोलता है। लेकिन अगर यूपीएससी में आप 60 प्लस क्वेश्चंस इंश्योर कर लीजिए करेक्ट क्वेश्चंस, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है आउट ऑफ 100। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोगों की जिंदगियां बदलने की ताकत रखता है, तो उसको चुनने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी पढ़िए 3 आवर्स के स्लॉट में पढ़िए। क्यों? क्योंकि 3 घंटे का आपका एग्जाम है, वो प्रैक्टिस 3 आवर्स की होनी चाहिए। 12वीं के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि अब क्या करोगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हर 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है और अब उसको समझ में आता है कि अब वो ज़िंदगी में इंटर कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या करें। नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बिजनेस फील्ड में जाएंगे, डिफेंस में जाना है, चार्टर अकाउंटेंसी करनी है, तमाम सारे विकल्प होते हैं आपके पास। बहुत सारे आइडियाज़ आपके माँ बाप देते हैं, आपके परिवारजन के लोग देते हैं, दोस्त बहुत सारी चीज़ें सुझाते हैं, फिर आपका अपना मन कुछ और करता है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि करें क्या करें आखिर फाइनली। आप देखिए, आप क्या करेंगे ये तो डिसीजन फाइनली आपका ही होगा, लेकिन डिसीजन लेने में मैं आपको थोड़ी सी मदद करूंगा और कुछ नए सजेशंस भी दूंगा। बेसिकली आप देखिए, जब आप 12वीं के बाद कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का फाउंडेशन तैयार कर रहा होता है। आप अपने करियर को एक तरीके से स्ट्रक्चर करने की बुनियाद भर रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सोच समझ पे उस पर डिसीजन लें। तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए? तो एक चीज़ तो ठीक है कि पसंद अपनी बहुत प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए कि आपको क्या पसंद है। देखिए, पसंद नो डाउट, लोग कहते हैं कि एक समझदार आदमी वो होता है जो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग काम करता है, फिर मन लगता है और वो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ठीक है कि समझदार आदमी की निशानी है कि वो पसंद के अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन एक जो जीनियस होता है, जीनियस वो होता है जो अपनी रिक्वायरमेंट पे फोकस करता है, वो पसंद नापसंद के ट्रैप में नहीं फंसता। तो जब भी आप अपना करियर, जब आप चूंकि आप डिसाइड करने जा रहे हैं, तो अपनी पसंद का ध्यान रखिए ऑब्वियसली, लेकिन इस बात को भी ज़रूर इवैल्यूएट कीजिए कि क्या आपके पास जो स्किल्स हैं वो आपकी पसंद को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप किसी के कहने या फोर्स करने पे कहीं कोई गलत चीज़ तो ऑप्ट नहीं कर ले रहे हैं ताकि फिर आपको बर्डन झेलना पड़े। जैसे मान लीजिए, अगर कोई बहुत कह रहा है कि इंजीनियरिंग के बड़े बेनिफिट्स हैं या चार्टर अकाउंटेंट बन जाने के बड़े फ़ायदे हैं और तमाम सारे एग्जाम्पल्स आप दे रहे हैं, आप अट्रैक्ट भी होने लगते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मालूम। लेकिन आपकी अपनी प्रॉब्लम क्या है कि आपका कैलकुलेशन वीक है, आपको नंबर्स से प्रॉब्लम होती है, तो वो गलत सलाह होगी आपके लिए। तो पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी स्किल को ज़रूर, स्किल को एक पैरामीटर बनाइए और फिर उससे अपनी पसंद को इवैल्यूएट कीजिए और उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो आपका अपना एप्टीट्यूड है, वो आपको किस तरफ लेके जा रहा है। तो ऑब्वियसली डिसीजन लेते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखिए। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है कि आप चाहते हैं कि आप कुछ मीनिंगफुल करें, मीनिंगफुल सारी ही चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ और इसको कहने से पहले कि चूंकि आप करियर डिसाइड कर रहे हैं, तो करियर डिसाइड करते वक्त कुछ सर्टेन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो करियर मतलब केवल नौकरी लग जाना नहीं, जॉब पा लेना केवल करियर नहीं होता। करियर का मतलब ये है कि ठीक है कि आपके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको सोशल रिकग्निशन भी मिल रही है, क्या आपके अपने जो पोटेंशियल है वो एक्सप्रेस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, नौकरियां ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन फिर वो उनका पोटेंशियल एक्सप्रेस नहीं होता, फिर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो ऐसे में क्या आपके पोटेंशियल एक्सप्रेस हो पा रहे नहीं, क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, क्या आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आपके लिए अपनी ज़िंदगी में क्या आपका जो करियर है वो आपको एक पर्पस दे रहा है कि नहीं,
ये सारी बातें एक सर्टेन फेज ऑफ करियर में इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने डिसीजन लेंगे तो वो ज़्यादा क्लोज टू करेक्ट डिसीजन होगा। तो अगर करियर के इन सारे ऑप्शंस पर आप बात करें तो उन्हीं में से एक करियर है सिविल सर्विसेज का। सिविल सर्विसेज आप देखिए, ये आप में से उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको लगता है कि उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल है, कुछ रूल करना चाहते हैं, कुछ सर्विसेज देना चाहते हैं, वो एक दिशा देने की पोजीशन में है। वो चाहते हैं कि केवल उनके पास क्या कहते हैं, केवल एक नौकरी नहीं चाहिए, एक जीवन का उद्देश्य भी चाहिए, साथ ही साथ मतलब पावर भी चाहिए, पावर के साथ पर्पस भी चाहिए, आपको जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, सोशल रिकग्निशन भी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें सिविल सर्विसेज में आपको मिल सकती हैं, मिलती ही है। तो बेसिकली जब आप देखते हैं तो जिस तरीके से जॉब सिक्योरिटी और सोशल रिकग्निशन और एक तरीके से रिस्पेक्ट, जो सोसाइटी का रिस्पेक्ट है, ये सब बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है। आप बाकी जगह बाकी नौकरियां, नो डाउट उसमें भी बहुत सारे ग्लैमर हैं, वहाँ आपके डिसीजंस आपकी ज़िंदगी बदलते हैं, लेकिन यहाँ के ग्लैमर के बारे में आप सोचिए कि यहाँ के आपके डिसीजन केवल आपकी ज़िंदगी नहीं बदल रहे, ये दूसरे तमाम सारे लोगों की भी ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। यहाँ लोग आपकी, वहाँ आपकी ग्लैमर विजिबल होता है, लोग केवल देखते हैं। यहाँ सिविल सर्विसेज में तो लोग आपके ऊपर निर्भर होते हैं, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग, आप खुद भी इस बात को देखते होंगे कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम सारे और सेक्टर्स में जाने के बाद फिर वापस सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश करते हैं, ताकि वो इस तरीके की, क्योंकि उनके अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने की जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो यहाँ मिल पाए। तो सवाल ये है कि क्या केवल एक पावर या इन सारी चीज़ों के लिए आना है? नहीं। अगर आप में वाकई चाहते हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ हो, तो उसके लिए सिविल सर्विसेज रास्ता तो खोलता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत सर्टेन श्योर शॉट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। एक सिविल सर्वेंट की जो अपॉइंटमेंट होती है वो 2 लेवल पर होती है। एक सेंट्रल लेवल पर होती है जो कि राष्ट्रपति खुद करते हैं। आप जब यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो आपके पास राष्ट्रपति का साइन किया हुआ लेटर आएगा, यू आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है। तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और राष्ट्रपति ये अपने मन से अपॉइंट नहीं करते। उनको राष्ट्रपति किसको सिविल सर्वेंट के रूप में अपॉइंट करेंगे, इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट इज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये बॉडी आपके लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराती है और फिर आपको चुनकर फाइनली प्रेसिडेंट को रेकमेंड करती है कि साहब इन लोगों को हमने देख लिया है और ये दे डिजर्व टू बी एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स। तो और फिर उसकी रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट आपको अपॉइंट करते हैं। सिमिलर यही प्रोसीजर अलग अलग स्टेट में भी होता है। स्टेट पीसीएस के थ्रू, जो प्रोविंशियल सर्विसेज हैं, उसके थ्रू भी सिविल सर्वेंट चुने जाते हैं। तो चूंकि लगभग पैटर्न एक जैसा ही है, तो हम यूपीएससी के एग्जाम्पल को लेके समझ रहे हैं, आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो यूपीएससी किसको सिविल सर्वेंट बनाने के लिए प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेगी, इस बात को वो बहुत रैंडमली नहीं करती। इस बात ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये किस्मत का खेल है यूपीएससी। नहीं, किस्मत का खेल तब होता ना कि जब वो आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ करके चुन रही हो, रैंडमली चुन रही हो। यूपीएससी का अपना एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस, उस फिल्टरेशन प्रोसेस में जो लोग आते हैं उन्हीं को वो रिकमेंड करती है। तो एक बार अगर आप वो प्रोसेस समझ गए तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आप देखिए, यहां 3 लेवल पर यूपीएससी आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। एक एग्जाम होता है जिसको आप प्रीलिम्स बोलते हैं, ये प्री एग्जाम है, ये केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है, केवल इसको क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स नहीं जोड़ते। ये प्रीलिम्स, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप, यहां एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको बताना है विच वन इज करेक्ट। ये 2 पेपर यहां होते हैं। एक पेपर होता है जीएस का
और एक पेपर होता है सी सैट का। ये दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। अच्छा, मजे की बात है, ये जो सी सैट है ये भी अपने आप में क्वालिफाइंग है। इसको भी केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई मतलब कि जो मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड हैं वो मिल जाएं। अगर यहाँ पूरे प्रीलिम्स में पहले सी सैट में अगर आपको 33 मार्क्स पे अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो 34 लाने की जरूरत नहीं है, इसके मार्क्स जोड़ते नहीं, ये समहाउ क्वालिफाई करना है। और फिर उसके बाद ओवरऑल प्रीलिम्स भी केवल क्वालिफाई करना है। अगर यूपीएससी में आप 60 प्लस क्वेश्चंस इंश्योर कर लीजिए करेक्ट क्वेश्चंस, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है आउट ऑफ 100। 100 क्वेश्चंस में से अगर आपने 60 क्वेश्चंस ठीक कर लिए बिना किसी गलती के, माइनस मार्किंग होती है ऑब्वियसली, तो अगर आपने वो मैनेज कर लिए 60 क्वेश्चंस के मार्क्स अगर आपके जुड़ रहे, हो जाता है कई बार इससे कम पे, लेकिन इतना किया तो वो सेफ साउंड है। आप सोचिए अगर एक स्ट्रैटेजी बना के किया जाए तो वो बहुत ईजी है। और एक तो प्रीलिम्स अपने आप में क्वालिफाइंग है, उसके 2 पेपर में एक पेपर वो खुद भी क्वालिफाइंग है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना लाइए कि आप क्वालिफाई कर सके। तो अगर एक सही स्ट्रैटेजी बना के इस पर काम किया जाए तो बड़े आराम से निकल जाता है। हम इस पर अलग से भी बात करेंगे कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। ये कुछ सर्टेन सब्जेक्ट हैं जिसके फैक्चुअल डिटेल्स एज वेल एज सम कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स आपको जानने की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम फैक्ट्स जो इंफॉर्मेटिव पेपर है, चूंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शंस में से चूज करना है तो इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, लेकिन ऑब्वियसली उस इंफॉर्मेशन की समझ भी होनी चाहिए आपके पास। तो एक सर्टेन स्ट्रैटेजी से इसको निकालना बहुत आसान है। अगर आप इसमें इस पर थोड़ा सा भी फोकस किया तो ये काम हो जाता है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको अपीयर होना पड़ता है मेंस एग्जाम्स में। ये असल एग्जाम है, यही रियल परीक्षा है। प्रीलिम्स तो केवल ये फिगर आउट करने के लिए, ये फिल्टरेशन के लिए है कि कौन है जो ये मेंस देगा। ये अपने आप में इस एग्जाम का यही रोल है कि मेंस देने वाले लोगों की छटनी की जा सके, सारे वो लोग जो अभी बहुत प्रिपेयर नहीं है उनको फिल्टर किया जा सके। तो मेंस रियल एग्जाम है। यहां ये मेंस में 2 सेगमेंट है, एक जीएस है, एक एसए है और एक ऑप्शनल है। ये एक 3 एस्पेक्ट हैं इसके। ये जीएस 1000 मार्क्स के होते हैं। इसमें 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। ये 4 पेपर होते हैं। ईच पेपर हैव 250 मार्क्स। मार्क्स 250 मार्क्स के पेपर होते हैं। ये जो पहला पेपर है इसमें क्या कहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। पेपर सेकंड इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, यहाँ इकोनॉमी, साइंस टेक, और ये इथिक्स का पेपर होता है। अभी मैं इस पर एक बार फिर से आता हूँ, एक बार स्ट्रक्चर आप समझ लें। ये जो एस्से होता है ये भी 250 मार्क्स का होता है। और ये जो ऑप्शनल पेपर होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये भी 250 मार्क्स ईच, 250 मार्क्स ईच। इस हिसाब से अगर आप मेंस देखेंगे तो मेंस 1750 मार्क्स का पेपर होता है। अब इसको थोड़ा सा और एक बार समझ लेते हैं। प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया, जब आप मेंस देते हैं, मेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ थोड़ा सा यूपीएससी के पैटर्न को समझिए। चूंकि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट
in decision making. You're supposed to be an IAS officer. You are going to take decisions for the upliftment of the citizen of the country. तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रियल लॉज हैं उनको एग्जीक्यूशन का काम है, आप सारी पॉलिसीज आपकी ही जिम्मेदारी है कि उनको एग्जीक्यूट कराएं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस हैं, जो उनके मोटिव हैं, चाहे वो फ्रेटर्निटी हो, डेमोक्रेसी हो, ठीक है, तमाम सारे इक्वालिटी हो, ये सब को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो कि आप होंगे सिविल सर्वेंट के रूप में। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोगों की जिंदगियां बदलने की ताकत रखता है, तो उसको चुनने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो वो ये कि क्या वो डिसीजंस ले पाता है तब जब उसके सामने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो क्या उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज है? इस बात को जानने के लिए फिर प्रीलिम्स ऑर्गेनाइज होता है। प्रीलिम्स में आप देखिए, यहाँ अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सारे सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको सर्टेन ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑप्शंस मतलब जब आपके सामने ऑप्शंस नहीं होते तब तो डिसीजन लेना आसान ही होता है, लेकिन क्या जब आप ऑप्शंस होते हैं तब आप सही डिसीजन ले पाते हैं? ये रोजमर्रा की जिंदगी में आप ये करते हैं। सुबह उठना है कि नहीं उठना है, ये एक ऑप्शन, चूंकि उठने नहीं उठने का ऑप्शन हो जाता है, आप क्या चूज करते हैं वो आपकी जिंदगी डिसाइड करेगा। आप बाहर निकलते हैं, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, ये आपके हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे दोस्त रखेंगे, दोस्तों के साथ कितना स्पेंड करना है, आपको फ़ोन चलाना है नहीं चलाना है, आपकी स्क्रीन टाइम कितनी है, सोशल मीडिया, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक डिसीजंस। आपने जितने क्लोज टू करेक्ट डिसीजन लिए, आपकी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर शेपअप होगी। आप खुद भी दिल पर हाथ रखकर देख सकते हैं। तो एक सिविल सर्वेंट के लिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको तो रोज़मर्रा वो ऑफिस पहुंचा नहीं और डिसीजंस लेने शुरू होने हैं और बड़े सारे विकल्प की ठेका इनको दें कि नहीं दें, ठीक है, किनको कॉन्ट्रैक्ट देना है, किसको क्या अथॉरिटीज़ देनी है, किसके लिए क्या काम करना है, ये करें कि वो करें। तो नंबर्स ऑफ ऑप्शंस यू हैव, कितने क्लोज टू करेक्ट आप ऑप्शंस ले पाते हैं, ये ज़रूरत पड़ती है तब कि जब आप इंफॉर्मेशन आपके पास अकॉर्डिंगली है कि नहीं। तो प्रीलिम्स के थ्रू इस बात को यूपीएससी जांच लेती, लेकिन ध्यान रखिए इस एबिलिटी को वो वैल्यू नहीं करती। ये तो वो मान लेती कि ये तो होना ही होना चाहिए, तब वो सोच सकता है, इसीलिए प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़ते। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, केवल क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करके जब मेंस लाते हैं तब असल में अब आपका एग्जाम शुरू होता है। अब यूपीएससी ये समझ चुकी है कि ये वो कैंडिडेट है जिसके पास ऑप्शंस की कोई मतलब ये इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, समझता भी है इंफॉर्मेशन को, लेकिन क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ों को रिलेट कर पाता है एक दूसरे से, वो जिस सोसाइटी में जाने की बात कर रहा है, जिस सोसाइटी को रूल करने वाला है, जिस सोसाइटी को सर्विस देना है, क्या उस सोसाइटी की समझ है कि आज हम जैसे भी हैं वैसे क्यों हैं। इसको जानने के लिए उसको हिस्ट्री की एक डीप नॉलेज होनी चाहिए, एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सोसाइटी की, आर्ट एंड कल्चर की, जिस तरीके की ज्योग्राफी है हमारी, कि किस तरीके के अनाज होते हैं, क्या मिनरल्स अवेलेबल हैं, क्या हमको नेचुरली अवेलेबल है, किस चीज़ के लिए हम ऊपर दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। इन सब चीज़ों की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यू सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़। तो ऐसे में फर्स्ट पेपर इन सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारा आप पढ़ते हैं, आपसे टेस्ट लिया जाता है यहाँ पे। सेकेंड पेपर होता है कि भाई ठीक है कि सोसाइटी का तो इनको पता है, लेकिन क्या उस मैकेनिज्म से ये अवेयर है ये कैंडिडेट जो सिविल सर्वेंट होना चाह रहा है, कि किस तरीके का सिस्टम रन करता है, किस तरीके से यहाँ शासन होता है, प्रशासन होता है। तो इसके लिए सेकेंड पेपर टेस्ट करता है वो। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक जानकारी, आपका जो पॉलिटी है उसके एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं, गवर्नेंस पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि आप सोशल जस्टिस पढ़ते हैं। और यही नहीं, वो देखता है कि क्या इसके पास ये समझ है कि दूसरे देशों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, हमारे पड़ोसियों के साथ क्या संबंध है, शक्तिशाली देशों के साथ क्या संबंध है, उन सब का क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ भी बाहर, अब जैसे इस वक्त ईरान की पोजीशनिंग चल रही है, तो भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, केवल फ्यूल के ऊपर इन्फ्लुएंस है कि बाकी चीज़ों पर है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि अकॉर्डिंगली वो पॉलिसी बना सके। तो IR भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IR, इसको मिला के इसका टेस्ट लिया जाता है पेपर 2 में। फिर इतना ही नहीं,
इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप कर रही है, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या थ्रेट्स हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, ये सब की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। उसको टेस्ट करने के लिए पेपर 3 है। तो यहाँ ये 3 पेपर मिलकर आपकी ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने की में ये बहुत मतलब काम के पेपर्स हैं जिस पर यूपीएससी कन्विंस हो जाता है कि हाँ इसके पास बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन फिर भी एक डाउट रहता है कि भाई ये जो कैंडिडेट है ठीक है इसके पास नॉलेज तो बढ़िया है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या इसके इथिकल वैल्यूज ऐसे हैं, क्या ये पावर को के साथ ये रिस्पॉन्सिबल हो पाएगा कि नहीं, पावर इसको दे देंगे क्या इस पावर को वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, ऐसा तो नहीं करेगा कि पावर लेके एक्सप्लॉइट करे, करप्शन करे, तमाम सारी चीज़ें, इसकी इथिकल वैल्यूज़ क्या हैं। तो इस बात को चेक करने के लिए फिर पेपर 4 है, ये इथिक्स का पेपर होता है। यहाँ इथिक्स के बारे में आपकी क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको ध्यान में रखकर ये डिसाइड किया गया है। ये चारों पेपर मिलके 1000 मार्क्स का एक टेस्ट होता है जिस पे आपको काम करना होता है। एक एस्से का पेपर भी होता है। एस्से भी एक बड़ा अच्छा तरीका होता है किसी की पर्सनैलिटी को चेक करने का। बहुत हम बात करेंगे एस्से पे, अलग तरीके से बात करेंगे कैसे लिखना है, क्या क्या करना है। इनफैक्ट इन सारे पेपर्स के बारे में अलग अलग से भी बात करेंगे, सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है ऑफ कोर्स। एस्से चूंकि वो पर्सनालिटी को चेक करने का तरीका है, व्यक्तित्व को चेक करने का तरीका है कि आप जो हैं वैसे ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो एस्से ये 250 मार्क्स का है। और फिर एक ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर की चलो यहाँ जो सब्जेक्ट आप बात कर रहे हैं यहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन क्या अगर आपको डीप डाइव करने का मौका मिले तो आप उसको किस तरीके से समझते हैं, इस बात को समझने के लिए ऑप्शनल पेपर इज देयर। ऑप्शनल पेपर यूपीएससी एक लिस्ट जारी करता है जिसमें नंबर्स ऑफ ऑप्शनल्स होते हैं, उनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट है या नहीं ये मैटर नहीं करता, आपका ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट हो, लेकिन आप उस लिस्ट में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ऑप्शन चूज करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस पर भी अलग से बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, चूंकि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये रैंक दिलाने का काम करता है। तो जनरली मतलब हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि भाई अगर आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उसको भी चूज कीजिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं होता। आपकी दिलचस्पी, इसके बारे में अवेलेबल गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं, मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, ऑप्शनल का जीएस में क्या पार्टिसिपेशन है, इन सारे ग्राउंड पर एक ऑप्शनल तैयार करते हैं। इसके मार्क्स बहुत वैल्यू करते हैं। आप देखिए 1750 मार्क्स में से अगर आप टोटल 1000 मार्क्स समहाउ अचीव कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपको प्रॉपर आईएएस मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मेंस क्वालिफाई करने के बाद फिर यूपीएससी ये कहती है कि भाई इस आदमी के पास इंफॉर्मेशन भी बहुत है, इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग भी है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग भी है, वो एनालाइज भी कर सकता है, इसके पास एनालिटिकल एबिलिटीज भी है। एक काम करो, इसको बुलाओ, इससे मिलकर बात करते हैं। फिर वो आपकी एकदम पर्सनालिटी को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और फिर आपका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं। ये 275 मार्क्स का होता है, यानी आप देखिए ये एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं 275 मार्क्स, लगभग 2025 मार्क्स हो गए टोटल। लेकिन आपको लाना कितना है, अगर आपने 1000 मार्क्स समहाउ मैनेज कर लिया ओवरऑल इंक्लूडिंग इंटरव्यू, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, प्रॉपर आप आईएएस हो रहे हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसको स्ट्रैटेजी वाइज काम किया गया, यानी हर पेपर में आपने 50% मार्क्स आपको समहाउ मैनेज करना है। आप देखिए क्या आपने तो अपने बोर्ड एग्जाम्स में आप 90 प्लस वाले लोग भी हैं, यहाँ 80% से ऊपर ला रहे हैं। 80% तो टारगेट होता ही है कि उससे नीचे ना आए, आप इस तरीके से एफर्ट्स करते हैं। क्या 50% मार्क्स नहीं आएंगे? अगर नहीं आते हैं लोगों के, ऑफ कोर्स नहीं आते हैं, इसका जो सिलेक्शन रेशियो है अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो वो 0.02% है। लेकिन यकीन मानिए कि जो भी लोग अपीयर हो रहे हैं उनमें से सीरियस केवल 10% लोग ही हैं। 90% के एफर्ट्स बहुत प्लान वाइज नहीं होते। तो ये जो यूपीएससी के ऊपर एक
ब्लेम है, एक मिथ है उसके बारे में कि यहाँ तो किस्मत का खेल है। तो किस्मत का खेल उन्हीं लोगों के लिए है जो ठीक से प्लान नहीं करते। आप देखिए बहुत सीधा सा, आप लोग तो लॉजिकल लोग हैं, आप खुद सोचिए, किस्मत का खेल तो तब होता ना जब रैंडमली उठाया कि किसी बॉक्स में सबके नाम की पर्ची पड़ी और आंख बंद करके डाला, जो पर्ची आ गई हाथ में। यहां तो किस्मत का खेल समझ में आता है, लेकिन जहां एक प्रोसीजर हो, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है, यहां किस्मत का खेल कैसे है? तो किस्मत ठीक है कि आप कहिए मेरी किस्मत कहीं नहीं था कि मैं ठीक से तैयारी करूं, तो उसका तो खैर कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर इन हर हिस्से पर स्ट्रेटेजी वाइज ध्यान रखना है कि आई हैव टू ऑप्ट 1000 मार्क्स, ये अगर ध्यान रखकर किया जाए तो बहुत इजी हो जाता है। 12वीं पास करने के बाद, चूंकि इसको यूपीएससी में या सिविल सर्विसेज के पीसीएस एग्जाम में अपेयर होने के लिए दो एलिजिबिलिटी आपको फॉलो करनी पड़ती है। एक तो वो कि आप ग्रेजुएट हो प्लस आपकी मिनिमम एज 21 ईयर हो, ये इसकी क्वालिफिकेशन है, तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है। तो ये अगर आपने 12वीं पास करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाने का सोचा है तो देखिए आपके पास बहुत टाइम। आप इनिशियली इसको, अगर आपने अपनी पढ़ाई में बेसिक चीज अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी, एनसीईआरटी 12वीं तक को फोकस कीजिए। 12वीं तक की एनसीईआरटी उठा रहे हैं और वहां से पढ़ना शुरू किया। कोई एक न्यूज़पेपर आप थोड़ा सा रेगुलर स्टडी कीजिए ताकि आप एक सीक्वेंस समझ पाएं कि न्यूज़ का सिनेरियो क्या है, एक सीरीज ऑफ न्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो जाए, इसलिए न्यूज़पेपर हम सजेस्ट करते हैं। दूसरी चीज़, आपकी लैंग्वेज बहुत इंप्रूव होती है ये सारी चीज़ें पढ़ने से। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। आप देखिए अखबारों वगैरह में आपने कई बार फिल्म की रिव्यू पढ़ी होगी या कोई वेब सीरीज है उसकी रिव्यू पढ़ी, आप देखिए वो इतनी बड़ी पिक्चर, उसमें कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, किसने डायरेक्ट की, क्या कहानी है और क्यों देखें क्यों नहीं देखें, ये सारी बातें लिख के वो 100 वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देता है। ये कितना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है। ये सारी चीज़ें सीखने लायक हैं। एनसीईआरटी में जो कंटेंट है, नो डाउट वो तो बहुत हेल्पफुल है ही है, वहां से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लेकिन द वे एनसीईआरटी प्रेजेंट इट कंटेंट वो बहुत अमेजिंग है। द लैंग्वेज स्पेशली, जो भाषा है एनसीईआरटी की, जरूर उस पर नोटिस करना चाहिए। और मजे की बात है वो बच्चों के लिए लिखी गई किताब है, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए नहीं लिखी गई, वो बच्चों के लिए लिखी गई किताब है। लेकिन अगर आप उसको स्ट्रैटेजी वाइज ठीक से टारगेट बना के पढ़ लेते हैं तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाती है। इसके बाद जब आप ये पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर अब इसको करना कैसे है, आप देखिए जो स्ट्रैटेजी हम सजेस्ट करते हैं, तैयारी शुरू करनी चाहिए मेंस को टारगेट करके। सबसे पहले मेंस को टारगेट करना हम क्यों कह रहे हैं कि प्रेफर कीजिए, एक तो आप सारे सब्जेक्ट से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है, और जब आप मेंस की तैयारी पहले कर लेते हैं, ये देखा गया है कि जिस दिन कोई कैंडिडेट प्रीलिम्स दे रहा है, अगर वो उसी दिन मेंस देने की पोजीशन में है, यकीन मानिए सिलेक्शन हो रहा है उसका। ठीक है, वो रैंक वैंक सोचे। अगर प्रीलिम्स देकर आप निकले और आपसे कोई कहता है कि चलो मेंस दे दो और आप प्रिपेयर हैं, तो यकीन मानिए सिलेक्शन हो रहा है। तो इन चीज़ों का इसलिए पहले प्रीलिम्स ध्यान रखना है। आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं, सब सब्जेक्ट की 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बेसिक चीज़ें, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सारी चीज़ों की एनसीईआरटी आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देती है, बेसिक्स आपको क्लियर हो जाता है। न्यूज़ आप पढ़ ही रहे हैं। फिर यहाँ राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप देखिए मेंस में आपको 20 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं 150 वर्ड्स के, 10 क्वेश्चंस होते हैं 250 वर्ड्स। अप्रॉक्स यू हैव टू राइट 4000 वर्ड्स इन 3 आवर्स। 3 घंटे में लगभग 4000 शब्द आपको लिखने। ये असल समस्या है, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती, जिस वजह से यूपीएससी टफ होता है। अभी तक तो ये आसान सा लग रहा था, लेकिन 3 घंटे में 4000 शब्द, वो बिना अभ्यास के नहीं हो सकता। इसीलिए यूपीएससी में बहुत जीनियस होने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यकीन मानिए आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है।
यहाँ बहुत जीनियस होने की जरूरत है। आप 25 साल के पिछले क्वेश्चंस उठाकर देख लीजिए, मेरी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं, आप खुद उसको इवेलुएट कीजिए। आप जाके पिछले 25-30 सालों के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं फाइंड आउट करेंगे कि आप ये कह दीजिए कि ये क्वेश्चन हमारी प्रतिभा से बहुत बड़ा है। इसके लिए तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट होने की ज़रूरत है, सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, इकोनॉमिस्ट होने की ज़रूरत है ना, कहीं प्रोफेसर। एक सामान्य सा नागरिक जिसके जो ग्रेजुएट है, जिससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो सारी चीज़ें समझे, उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। हाँ, अभी आपको नहीं पता है, क्यों? क्योंकि पता करने के लिए अभी तो आपने कुछ किया भी तो नहीं है, तो आप करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हर लेवल पे एक स्ट्रैटेजी है। यहाँ आप अपने नोट्स बना रहे हैं, नोट्स खुद हैंड रिटन नोट्स, वो किताबें अंडरलाइन करके गंदी नहीं कर रहे हैं। नोट्स इसलिए ज़रूरी है कि रिवीजन भी आप कर पाएँ, रिवीजन ही सारा खेल है। मॉक टेस्ट आप दीजिए ताकि अपने आप को इवेलुएट कर पाएँ, अपने टेस्ट को एनालाइज कीजिए कि कमियां कहाँ हो रही हैं, अपनी कमियों पे बात कीजिए। तो यकीन मानिए सिविल सर्विसेज बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे जो भी करता है वो उसका सिलेक्शन होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप किसी भी सर्विसेज में आप देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है उनका, पिताजी ने ही कोई नर्सिंग होम, कोई हॉस्पिटल खोल के दे दिया बेटे को, तो बात अलग है, ठीक है, बहुत बड़े लॉयर थे, उनका सारा बेंच वो संभाल रहा है, बात अलग है। नहीं तो एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति अगर अपने दम पर इन करियर्स में अपनी एक पोजीशन स्टैब्लिश करना चाहता है, नो डाउट कर लेगा, करते ही हैं लोग, लेकिन करने में सालों लगते हैं। आज जो लॉयर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो डॉक्टर अपने दम पर मतलब 1 लाख से ऊपर कमा रहा है, उसकी 10 साल की प्रैक्टिस है पुरानी, तब जाके आज वो उस पोजीशन में है। आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं उस दिन आपकी सैलरी बननी शुरू हो जाती है। जो पार पोजीशन, सोशल रिकग्निशन, द डे 1 से, ये सारी रिजल्ट आने के बाद से आपकी सोशल वैल्यू बढ़ जाती है, सोशल रिकग्निशन शुरू हो जाता है। तो हर लिहाज से ये एक बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है कि आप एक रेगुलर एफर्ट कर सकते हैं, एक ही किताब को 4 बार पढ़ सकते हैं, एक ही मटेरियल को पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट करने में आपको संकोच नहीं है, और आप जानते हैं कि आपके डिसीजंस दुनिया बदलें, आपके डिसीजंस समाज में बदलाव लाएं, आपके एफर्ट्स लोगों की जिंदगियां बदलें, ठीक है। जो अपनी जिंदगी बेहतर हो रही है वो तो हो ही रही है, आपकी जिंदगी में जो ग्लैमर आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन बाकी ग्लैमर केवल विजिबल हो रहा है, लेकिन यहाँ का ग्लैमर विजिबल तो हो ही रहा है, साथ में आपके ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी, पूरा जिला ही निर्भर है आपके डिसीजन पर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। ये सारा कुछ मिल सकता है अगर आप ये सर्टेन पेपर्स समहाउ मैनेज कर लें। तो कंसिस्टेंसी इज द रूल, रेगुलरिटी इज द रूल। अगर आप थोड़े थोड़े एफर्ट्स करते जा रहे हैं, 12वीं के बाद शुरू करते हैं, तो आपके पास पूरा 3 साल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रेजुएशन अगर आपने बिल्कुल यही टारगेट बना रखा है, तो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट ऑप्ट कीजिए जिसको आप ऑप्शनल पेपर बना सकते हैं। इस तरीके से ग्रेजुएशन करने के दौरान इनिशियली जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, तो अगर आपने समहाउ 6 आवर्स भी मैनेज कर लिया, एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी पढ़िए 3 आवर्स के स्लॉट में पढ़िए। क्यों? क्योंकि 3 घंटे का आपका एग्जाम है, वो प्रैक्टिस 3 आवर्स की होनी चाहिए। तो जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, तो समहाउ 3 आवर्स 6 आवर्स अगर आपने मैनेज कर लिया, तो काफ़ी कुछ तो यहीं तैयार हो जाता है। जब आप फाइनल ईयर में जाइए, तो अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा और फोकस कीजिए, ताकि एग्जाम क्वालिफाई करने के तुरंत बाद जब आप अपियर हों, तो आप सिलेक्शन लेने की पोजीशन में आ पाएँ। तो यकीन मानिए ये बहुत ही बेहतरीन अवसर देता है। तमाम सारे मिथ्स हैं, कंपटीशन टफ है, लेकिन कंपटीशन कहाँ नहीं है? जेई में नहीं है, ठीक है, आईआईटी में नहीं है, कहीं नहीं है क्या? हर कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां आपको मेहनत के बगैर काम करना पड़े। और आप ध्यान दीजिए, जब यहाँ आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं, तो वो कॉपियों पे इससे पता नहीं चलता कि आप लड़की हैं कि लड़का हैं, ब्राह्मण हैं कि शूद्र हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं। वहाँ बस आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होते हैं। जो बेस्ट होता है वो फिल्टर होता है। तो जो भी, जिसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यकीन मानिए हो सकता है उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके पास एग्ज़ाम में अपने आप को प्रेजेंट करने की स्किल नहीं थी। तो अगर इन सब चीज़ों को स्ट्रैटेजी वाइज अगर आप काम करेंगे, तो मुझे कोई
संकोच नहीं है, मेरे अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, इतने सालों से मैंने एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जिसने स्ट्रैटेजी वाइज प्रिपेयर की हो और उसका सिलेक्शन ना हुआ हो। एक बहुत बेहतरीन करियर विकल्प है ये सिविल सर्विसेज। तो मेरी सलाह है कि अगर आपको लगता है कि आप अपना कुछ कंट्रीब्यूशन ना केवल अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए बल्कि सोसाइटी के भी अपलिफ्टमेंट में भी करना चाहते हैं, एक ऐसी नौकरी चाहते हैं जहां जॉब सिक्योरिटी तो हो ही, साथ में कंट्रीब्यूशन भी आप कर पाएँ सोसाइटी को, एक सोशल रिकग्निशन और एक रिस्पेक्ट आपको मिल पाए, आपके डिसीजंस न केवल आपकी, आपके परिवार की, लोगों की जिनको आप नहीं जानते उनकी भी जिंदगियां बदलने में सक्षम हो, तो सिविल सर्विसेज आपके लिए एक बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराता है। तो इस देश को युवाओं की ज़रूरत है, ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए अगर आप अपने आप को उस तरीके से समझते हैं। रही बात इस सब में अलग अलग स्ट्रैटेजी भी बात करेंगे कि सारी चीज़ें कैसे करेंगे। एक और चीज़ चलते चलते मैं आपको बता दूं, आप पूछें क्या कोचिंग ज़रूरी है इसके लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप देखिए चीज़ें क्या होती हैं कि असल में कोचिंग का रोल है आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। नंबर ऑफ सोर्सेज हैं आपके पास। कोचिंग हम क्या करते हैं कोचिंग में कि अगर वो स्टूडेंट जो अपने डाउट्स लेके आता है, साहब ये तो मैं पढ़ रहा, मैं यहाँ पे आके अटक गया, टीचर उसको पुश कर देता है और आपका काम हो जाता है। तो हम आपकी तैयारी को जिप करते हैं। आप खुद से पढ़ते, हो सकता है 6 घंटे में समझ में आ रहा है, हम उसको 2 घंटे में समझा दे रहे हैं, तो 4 घंटे का बेनिफिट मिलता है। तो ये ज़रूर कोचिंग का बेनिफिट होता है और ये बहुत पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो उसको लेना चाहता है नहीं लेना चाहता है। तो आराम से अगर आप इन चीज़ों को, सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो काम हो सकता है। एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन जो है, जो न केवल आपकी ज़िंदगी बदलेगा बल्कि आप एक योग्य लोगों की का कंट्रीब्यूशन भी इंश्योर करता है। तो चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपके सारे डाउट्स को दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।